अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़े थे और उसमें प्लेटलेट्स वाले मसले पढ़ लिए थे, और अभी हमने वो चीज़ें पढ़नी हैं जो कि कोएगुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बस 3 मेन चीज़ें आपने देखनी है। एक वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे, और हीमोफीलिया के बाद हमारे पास जो आखिरी चीज़ इसमें आती है वो है DIC। ठीक है, अब तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई MCQ वगैरह आपको दे दिया जाता है, सो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉन विली-ब्रैंड की, तो आपको पता है कि जो हम कोएगुलेशन पाथवेज वगैरह पढ़ते थे, सारा कैस्केड, जब भी इंजरी होती है तो वहाँ पे फिर एक वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर एक्सपोज होता है, और वो जो वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंडोथीलियम और प्लेटलेट की आपस में इंट्रैक्शन कराता है। देन फिर इसी वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर की वजह से डिफरेंट प्लेटलेट्स वहाँ पर आकर लगना शुरू होते हैं और एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं इस तरह से। तो प्लेटलेट की वहाँ पर आने के लिए और क्लॉटिंग को इनिशिएट करने के लिए वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर बहुत ज़रूरी है। एक इसका ये काम होता है, दूसरा इसका ये भी काम होता है कि जो फैक्टर 8 होता है ना, ये फैक्टर 8 को भी डिग्रेड होने से बचा रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। किस तरह से वो सारी बात अभी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर डिजीज़ की। अब वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर तो आपको पता चल गया कि ये कोएगुलेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये नहीं होगा तो कोएगुलेशन कैस्केड और जो प्लेटलेट की वर्किंग वगैरह है वो उस तरह से स्टार्ट नहीं हो सकेगी। ठीक है, सो वॉन विली-ब्रैंड डिजीज़ के बारे में आपने याद रखना है कि ये क्या है। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है मोस्टली, और आपके पास होता ये है कि जो वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर है ना, इसकी जीन होती है क्रोमोसोम 9 पे। अब उस जीन में मसला होता है, उस मसले की वजह से या तो आपके पास वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर एब्सेंट होगा ही नहीं, या फिर वो फंक्शनली ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, या तो उसके नंबर रिड्यूस होंगे या उसका फंक्शन कम होगा। किसका? वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर का। वो कहता है कि वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। वॉन विली-ब्रैंड डिजीज़ जो है ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नॉर्मली आपके पास ये जो वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर है ये क्या काम करता है, मैंने आपको बताया भी, आपकी बुक में लिखा हुआ है तो दोबारा देख लेते हैं कि इसका ये काम होता है कि ये ब्रिंग करेगा प्लेटलेट को इनटू कांटेक्ट विद द एक्सपोज एंडोथीलियम। सो नंबर 1 ये है कि इसने क्या करना होगा कि प्लेटलेट को एक्सपोज एंडोथीलियम के साथ कांटेक्ट कराता है। ठीक है, सो एंडोथीलियम के साथ कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर हो। कोएगुलेशन को इनिशिएट ये कराता है, क्योंकि जब तक वो जिसके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगी वहाँ पे आके एग्रीगेट नहीं होगी, प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा। प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा तो फिब्रिन भी डिपॉजिट नहीं होगा, सो इसका मतलब है क्लॉटिंग होगी ही नहीं। ठीक है, नंबर 2 वो कहता है कि ये बाइंडिंग करता है प्लेटलेट की एक दूसरे के ऊपर। सो प्लेटलेट्स जो हैं वो मज़ीद प्लेटलेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब एंडोथीलियम की इंजरी हो जाएगी या एंडोथीलियम नहीं है तो यहाँ बहुत सारे प्लेटलेट आके जमा होके इस एरिया को सील कर रहे होंगे, तो प्लेटलेट की बाइंडिंग में भी ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा कहता है कि ये बाइंड करता है फैक्टर 8 के साथ इन द सर्कुलेशन, और उसकी जो भी डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन होनी है उस डिस्ट्रक्शन को क्या भी करता है, प्रिवेंट भी करता है। कौन प्रिवेंट करता है? वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर प्रिवेंट करता है। और आखिरी चीज़ ये है कि ये एज अ ग्लू भी एक्ट करता है फॉर प्लेटलेट्स, ताकि प्लेटलेट्स जो है वो इसके ऊपर आके चिपक जाए, और प्लाज्मा के अंदर फैक्टर 8 के लिए कैरियर के तौर पे भी एक्ट करता है। इसका मतलब है इसके बहुत सारे काम हैं। किसके ये सारे काम हैं? ये सारे काम हैं वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर के। अब जो डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं वॉन विली-ब्रैंड डिजीज़, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कि उस डिजीज़ में क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि उस डिजीज़ में या तो आपके पास जो वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर है इसके जो लेवल हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, या फिर इसका जो फंक्शन है नॉर्मली जो ये काम कर रहा है वो फंक्शन इसका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब ये दोनों चीज़ें होंगी कि वॉन विली-ब्रैंड कम हो गया या उसका फंक्शन कम हो गया, तो ज़ाहिर है ये सारे वाले फंक्शन इफ़ेक्ट होंगे। अब जो उससे इफ़ेक्ट होंगे उससे एक चीज़ तो ये है कि आपकी जो कोएगुलेशन पाथवे है वो ज़ाहिर है ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी, सो ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी। नंबर 2 वो कहता है कि फैक्टर 8 जो है उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था इसका वो भी लॉस हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर फैक्टर 8 के लेवल देखेंगे जो बड़ा ज़रूरी है इंट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन के लिए, फैक्टर 8 के लेवल भी कम हो जाएंगे, और हमारे पास प्लेटलेट का काम नंबर तो नॉर्मल है लेकिन प्लेटलेट्स वहाँ आके बाइंड नहीं करेंगी, एग्रीगेट नहीं होंगी, क्लॉट नहीं बनाएंगी। सो हैंस हम कहेंगे प्लेटलेट्स क्या हो गई हैं, डिसफंक्शनल हो गई हैं। ठीक है, ऑल्दो प्लेटलेट का नंबर ठीक है लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगी। अब ये जो वॉन विली-ब्रैंड फैक्टर है इसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं। ये टाइप 1 हो सकता है, टाइप 2 हो सकता है और टाइप 3 है, लेकिन टाइप 1 जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इनहेरिटेंस पैटर्न्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, 70% तक केसेस में टाइप 1 ही होता है।
और टाइप 2 जो है वो 25% केसेस में होता है, और टाइप 3 मोस्टली जो है वो जीन डिलीटेशन की वजह से है, लेकिन बड़ी कम रेशो में होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको आनी चाहिए वो है इसकी सारी की सारी लैब फाइंडिंग्स ना, मतलब आपको लैब फाइंडिंग्स का पता होना चाहिए कि उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। नंबर 1, अगर मैं आपसे प्लेटलेट काउंट पूछूंगी तो प्लेटलेट काउंट इस बंदे का बिल्कुल विद इन नॉर्मल लिमिट होगा। प्लेटलेट नॉर्मल होने का ये मतलब नहीं होता कि प्लेटलेट काम ठीक से कर रही है, उसका काम यहाँ पे, और ये उस चीज़ की एक एग्जांपल है कि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर में क्या होता है प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी इसलिए होती है, वो इसलिए ब्लीड कर रहा होता है, उसका ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसके प्लेटलेट्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। अब नंबर 2, हम अगर ब्लीडिंग टाइम की बात करेंगे तो ब्लीडिंग टाइम उसका क्या होगा? प्रोलॉन्ग होगा। जब भी प्लेटलेट आपकी काम नहीं करती तो हमने कहा सुपरफिशियल ब्लीडिंग, कट्स वगैरह से भी ब्लीडिंग अच्छी खासी होती है, ठीक है, ब्लीडिंग रुकने में टाइम लगता है। उसके बाद अगर हम प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन तो फैक्टर 7 के बारे में है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर की कोएगुलेशन के बारे में है, तो प्रोथ्रोम्बिन की जो वैल्यू है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। लेकिन अगर हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की बात करेंगे तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस डिजीज़ में इंट्रिंसिक फैक्टर इफेक्ट हो रहा है ना, फैक्टर 8 भी इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फैक्टर 8 इफेक्ट हो रहा है, इसलिए जो इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा वो भी पीटीटी टाइम होगा, दैट इज़ पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, वो क्या होगा? इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि आपका फैक्टर 8 कम है, और फैक्टर 8 जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे का कंपोनेंट है, और इंट्रिंसिक पाथवे अब डिफेक्टिव हो चुका होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आप वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की जो एक्टिविटी है उसके जो लेवल्स हैं वो आप चेक कर लेंगे, तो उसके जो लेवल्स हैं वो आपको क्या मिलेंगे? डिक्रीज़ मिलेंगे, क्योंकि वो फंक्शनली या तो कम होगा या एक्टिव ही नहीं होगा। और इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? रिस्टोसेटिन को फैक्टर ऐसे है जिसको हम RCA कहते हैं, उसके थ्रू ये मेजर होता है और उसमें हमें इसके लेवल डिक्रीज़ मिलते हैं, ठीक है। और अगर हमने कंफर्म करना होता है तो हम वॉन विलीब्रैंड फैक्टर मल्टी-मर एनालिसिस स्टडी है वो करते हैं, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर मल्टीमर एनालिसिस। तो उससे भी हमें क्या होता है? पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि इसका जो फंक्शन है और इसका जो नंबर है वो डिक्रीज्ड है। नाउ लास्ट चीज़ आ जाती है कि आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। अगर तो पेशेंट के अंदर माइल्ड सी ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से ज़ाहिर है इफेक्ट तो है अच्छा खासा आ रहा होता है, लेकिन अगर ब्लीडिंग माइल्ड है तो उस केस में हमने 2 चीज़ें देनी होती हैं। एक हम लोग देते हैं डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। अब ये जो डेस्मोप्रेसिन है ना, ये करती है कि आपके वॉन विलीब्रैंड की रिलीज़ को बहुत ज़्यादा करती है, एक्सोसाइटोसिस को ज़्यादा करती है। मे बी जब उसका रिलीज़ ज़्यादा हो तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शनल एक्टिविटी हमें हासिल हो जाए, ठीक है। नंबर 2, हम लोग ट्रांएक्सामिक एसिड देते हैं, और ट्रांएक्सामिक एसिड क्या करती है? ब्लीडिंग को इमीडिएटली रोकने में हेल्प करती है। लेकिन अगर हम कहें कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियरली ब्लीड कर रहा है, स्वेयर ब्लीडिंग है, तो फिर क्या होगा? स्वेयर ब्लीडिंग में वो कह रहा है कि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर को ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होती। वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हैं? क्रायोप्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, फैक्टर 8 हम देते हैं, उसमें भी वॉन विलीब्रैंड फैक्टर है, और अब तो बाहर से रिकम्बिनेंट वॉन विलीब्रैंड फैक्टर बनता भी है, ठीक है। सो नंबर 1 हम क्या दे सकते हैं? क्रायोप्रेसिपिटेट है। नंबर 2 हम फैक्टर 8 देते हैं, फैक्टर 8 की फॉर्मुलेशन के साथ वॉन विलीब्रैंड फैक्टर आता है, और अब तो रिकम्बिनेंट वॉन विलीब्रैंड फैक्टर बाहर से भी मिलता है, सो ये भी हम दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वॉन विलीब्रैंड डिजीज़। सबसे पहले आपको वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ये नॉर्मली जब एंडोथीलियम इंजर्ड होता है वहाँ पे एक्सपोज होता है एंडोथीलियम और प्लेटलेट के इंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट की बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर 8 को कैरी भी करता है और फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर इसके जो लेवल्स हैं वो कम होंगे, डिक्रीज़ होंगे, इसकी एक्टिविटी कम होगी, तो उसकी वजह से फिर ये सारे इफेक्ट्स आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा होता है और पीटीटी भी ज़्यादा होता है फैक्टर 8 की इन्वॉल्वमेंट से, लेकिन पीटी जो आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कोएगुलेशन पाथवे है उसके ऊपर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहीं पे 2 और बहुत छोटी सी बातें हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमने पैथो में करनी होती है, यहाँ पे ऐसा सच नहीं है, ठीक है। अब हीमोफीलिया ए मोस्टली इसका सिनेरियो इस तरह देते हैं, 14 साल का बच्चा है और वो आया है और नी के अंदर जो है वो गिरा है और स्वेलिंग है या ब्लीड हुआ है, हेमार्थोमा बना हुआ है, प्रीवियसली भी ऐसा होता रहता है। उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को भी यही कंप्लेन थी, ठीक है। तो मोस्टली एक लड़के के ग्रैंडफादर या फादर को हिस्ट्री के साथ और नी जॉइंट के अंदर जो है वो ब्लीडिंग और हेमार्थोमा की हिस्ट्री जब दे दें तो वो क्लियर कट जो है हीमोफीलिया ए होता है, ठीक है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी है। सो कोएगुलेशन फैक्टर के अंदर अगर डिजीज़ हो सकता है तो ये उसमें मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल
कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी है। और इसमें किसकी कौन सा कोएगुलेंट फैक्टर नहीं होता है? मोस्टली हीमोफीलिया ए जो है उसमें फैक्टर 8 है, और अगर हीमोफीलिया बी होगा तो उसमें फैक्टर 9 है। सो ये कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी का मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। कौन? हीमोफीलिया। ठीक है, अब हीमोफीलिया ए में वो कह रहा है कि मोस्टली आपने याद रखना है कि जो फैक्टर 8 है उसकी क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसलिए ये जब एक्सप्रेस होता है तो वो सिर्फ मेल्स में ही एक्सप्रेस होता है। फीमेल्स जो हैं वो इसकी कैरियर हो सकती हैं, लेकिन वो कंप्लेन के साथ नहीं आती हैं, ये मेल्स ही आते हैं कंप्लेन के साथ। हीमोफीलिया बी में आपको पता है फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन की हुई है वो सिवियरिटी की बेस के ऊपर की हुई है कि हम कहते हैं कि डिजीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर है, या फिर हम कहते हैं डिजीज़ हमारे पास क्या है? मॉडरेट है, या फिर क्या है? माइल्ड है। ठीक है, सो सिवियर डिजीज़ है, मॉडरेट है या माइल्ड है। अब अगर हम सिवियर डिजीज़ की बात करेंगे तो सिवियर डिजीज़ में नॉर्मल जो आपका फैक्टर 8 होता है वो लेस देन 1% है। ठीक है, मतलब फैक्टर 8 बिल्कुल भी नहीं है, लेस देन 1% है। मॉडरेट में तकरीबन बॉडी में 2 to 5% नॉर्मल फैक्टर 8 जो है वो प्रेजेंट होता है, और माइल्ड में तकरीबन 6 से लेकर 50% तक नॉर्मली फैक्टर 8 जो है वो मौजूद होगा। क्लिनिकली पेशेंट को क्या होता है? क्लिनिकली कंप्लेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस सा ही हैमरेज, मतलब एकदम से गम ब्लीडिंग जो है वो उसका दांत निकला और बहुत ज़्यादा ब्लीड होना शुरू हो गया। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन से, जीआईटी से, जेनिटोयूरिनरी कहीं से भी एकदम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। नंबर 2 वो कहता है कि पेशेंट को क्या होता है? हिमार्थ्रोसिस होती है। हिमार्थ्रोसिस का मतलब ये कि आफ्टर मतलब गिरा है और गिरने के बाद जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाती है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और वहाँ पे हिमार्थोमा सूजन सी हो जाती है। मसल्स के अंदर भी जो है वो हीमाटोमास जो हैं वो बन सकते हैं, मोस्टली काफ मसल्स में और सॉस मसल्स में। पेटिकियाए आपने याद रखना है, वो यहाँ पे ऐसा सच नहीं होते। पेटिकियाए हमने कहा था कि तब होते हैं जब प्लेटलेट्स का मसला हो, सुपरफिशियल इशू हो। ये जो डीप मसल्स में और जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है ना, इसका मतलब है कोई कोएगुलेशन डिफेक्ट है, कोएगुलेशन फैक्टर नहीं है, और क्या नहीं होता? फैक्टर 8 नहीं होता। ठीक है, और क्रिपलिंग ऑर्थोपैथी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे वही बात है कि लैब फाइंडिंग में अगर हम प्लेटलेट काउंट की बात देखेंगे तो कहीं पे भी इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या परपरा इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। सो प्लेटलेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, इसलिए जो ब्लीडिंग टाइम होता है ना हमारे पास वो भी नॉर्मल है, क्योंकि वो प्लेटलेट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। अगर हम पीटी की बात करेंगे तो वो भी नॉर्मल है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे और फैक्टर 7 के साथ उसकी एसोसिएशन है। लेकिन जो पीटीटी है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर में ही आपका फैक्टर 8 आता है। सो पीटीटी जो है वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, लास्ट चीज़ आती है कि आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। तो अगर तो माइल्ड केसेस हैं तो माइल्ड केसेस में वही है कि हम डेस्मोप्रेसन देते हैं। डेस्मोप्रेसन कुछ मॉन विलीब्रैंड फैक्टर को रिलीज़ करता है, कुछ में भी कोएगुलेशन में हमें हेल्प करे। अगर सीवियर केसेस हैं तो फिर उसमें हमारे पास रिकम्बिनेंट फैक्टर 8 जो है वो बाहर से हमें देना पड़ता है, और अगर हीमोफीलिया भी हुआ तो उसमें ज़ाहिर है फिर हम बाहर से फैक्टर 9 देंगे। तो ये एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि इनिशियली आपने डेस्मोप्रेसन और सीवियर केसेस में रिकम्बिनेंटली बाहर से आपने फैक्टर 8 जो है वो दे देना है। नाउ लास्ट चीज़ आ जाती है बेटे DIC, या आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, डाइजेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन को कहते हैं। इसमें दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। इसमें ये हो रहा होता है कि बहुत वाइड स्प्रेड जो हैं वो आपके प्लेटलेट यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेसल्स के अंदर ना थ्रोम्बस बन रहा है, बहुत थ्रोम्बस बन रहा है वेसल्स के अंदर। अब जब बहुत ज़्यादा थ्रोम्बस बन रहे प्लेटलेट्स तो यूज़ हो गए हैं, तो किसी जगह पे जब इंजरी होगी तो प्लेटलेट तो अवेलेबल नहीं होंगे ना वहाँ कम बैक करने के लिए, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा क्या करेगा? ब्लीड करेगा। तो इनएप्रोप्रिएट थ्रोम्बोसिस होती है और एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ कोएगुलेशन फैक्ट्री और जितने भी कोएगुलेंट्स हैं वो सारे वहाँ यूज़ हो जाते हैं, इसलिए पीछे क्या होता है? ब्लीडिंग। एक्यूट केसेस में आपने याद रखना है एक्यूट DIC एक्सेसिव ब्लीड कॉज करता है, और क्रॉनिक DIC में आहिस्ता आहिस्ता साथ में कोएगुलेशन फैक्टर जो है वो रिप्लीट भी हो रहे होते हैं, तो उनमें मोस्टली थ्रोम्बोसिस है। तो आपने याद रखना है कि DIC में क्या होता है? मैसिवली कोएगुलेशन एक्टिवेट होती है, बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस होती है, माइक्रो वेसल्स के अंदर जाएगी, उनको ब्लॉक कर देगी, इस्कीमिया होगा, हेमोलिसिस होगी, किसी जगह ब्लीडिंग और किसी जगह थ्रोम्बोसिस हो रही है। इसकी मोस्ट कॉमन रीज़न क्या होती है? हमारे पास सेप्सिस होती है, उसके बाद ई कोलाई है या नाइजीरिया है, मेनिंजोकॉक्सीमिया मोस्ट कॉमन है। इसी तरह ऑब्स्ट्रैक्टिक कॉजेज़ होती हैं, यानी कि प्लेसेंटल एब्रप्शन के दौरान या सेप्टिक अबॉर्शन के दौरान पेशेंट DIC में जा सकता है। नंबर 3 मैलिग्नेंसीज जो हैं वो क्रॉनिक DIC कॉज करती हैं, पेनक्रियाटिक मैलिग्नेंसी हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हेमाटोलॉजिकली आपने याद रखना है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है उसमें भी क्या होता है? DIC हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह कोई ट्रोमास हैं, कोई क्रश इंजरीज है तो उसमें भी हो सकता है। इंपॉर्टेंटली ब्लीडिंग होती है एक्यूट में और थ्रोम्बोसिस होती है क्रॉनिक केसेस में, जैसे कि मैलिग्नेंसी में। हेमोलिसिस है और थ्रोम्बाई डिफरेंट रीजन्स में आपको मिल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें
हर चीज़ ज़्यादा होती है सिवाय प्लेटलेट के, क्योंकि प्लेटलेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हुए होते हैं, इसलिए प्लेटलेट क्या हो जाते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में हम फिब्रिनोजन और डी डाइमर जो हैं वो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन आपको आनी चाहिए, फिर बस बात ख़त्म है। अच्छा, अब ये क्या क्या है प्लेटलेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं ना, इसलिए प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है। अब प्लेटलेट कम हो जाता है तो ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोएगुलेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, इसलिए पीटीटी भी ज़्यादा होता है, पीटीटी भी ज़्यादा होता है। फिब्रिनोजन जो है वो कम है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है तो फिब्रिनोलाइसिस भी स्टार्ट हो रही है, फिब्रिनोजन भी यूज़ हो रहा है, तो इसके लेवल्स जो है वो कम है। डी डाइमर इंक्रीज़ है, जो कि बता रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग और डीग्रेडेशन हो रही है, और इसी तरह फिब्रिनोजन डीग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो हर चीज़ ज़्यादा होती है, एक तो प्लेटलेट कम होता है, नंबर 2 फिब्रिनोजन यूज़ हो जाता है वो कम होता है, और नंबर 3 आपने याद रखना है बस ये 2 चीज़ें कम होती हैं, बाकी चाहे ब्लीडिंग टाइम है, पीटी है, एपीटीटी है, उसके बाद डी डाइमर्स हैं या फिब्रिनोजन डीग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा ही हो रहे हैं। आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना होगा, जो भी रीज़न है, इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी है, जो भी रीज़न है उसको ट्रीट करना होगा। सपोर्टिवली डीआईसी के पेशेंट को बाहर से हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट्स देते हैं, और उसके बाद हम इसको बाहर से प्लेटलेट्स भी दे सकते हैं। और आपने एक्टिवेटेड प्रोटीन सी भी कंसीडर करना होगा इन सीवियर केसेस, और ज़ाहिर साथ में अगर सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक, रिससिटेशन, वो सारी चीज़ तो आएगी, लेकिन मोस्टली आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायो प्रेसिपिटेट और प्लेटलेट्स देने होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। अब आई होप कि कोई मसला नहीं होगा। डीआईसी पैथो में पढ़ा हुआ है, सर्जरी में भी पढ़ेंगे, सो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि उसमें प्लेटलेट और फिब्रिनोजन जो है वो कम होता है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो अब आप अपने पास एक जो है वो चार्ट सा ऐसे बना के उस पर सारी कंडीशंस लिख लें कि क्या क्या कंडीशंस हैं, और फिर देख लें जी ब्लीडिंग टाइम को क्या हो रहा है, पीटी को क्या हो रहा है, पीटीटी को क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि आप एमसीक्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व कर सकें। इस तरह लिख लें। इसके अलावा कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।